बहुत जल्दी से एक टॉपिक कवर करते हैं। एक टॉपिक का नाम सुना होगा आपने, एक टॉपिक का नाम सुना होगा आपने, SN1 और SN2। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और कंपटीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले जान लो, अगर बहुत सिंपल शब्दों में जानना चाहते हो, एक बात जान लीजिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एडिशन, एडिशन, substitution, elimination and rearrangement। एडिशन में आप जानते हैं जिसमें अटैकिंग रीजन जुड़ जाता है। ये भी दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। ये भी दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। एलिमिनेशन अल्फा और बीटा। जरा ध्यान दें, एक सिंपल सी लैंग्वेज आप समझ लीजिए। एडिशन रिएक्शन इन जनरल एल्कीन्स और एल्काइंस पर जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कार्बोनिल ग्रुप पर और साइनाइड ग्रुप पर जो एडिशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये इससे आपके मोर देन 90-95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एल्कीन्स एल्काइंस, एल्कीन्स पर और एल्काइंस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। कार्बोनिल ग्रुप पर और साइनाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में से H बाहर निकलता है, समझ लो उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर एक्सेप्ट H बाहर निकलता है तो उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एक्सेप्ट H बाहर निकलता है तो उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके का होता है, SN1 SN2। सब बच्चे ध्यान दें, SN1 SN2। सब बच्चे ध्यान दें, SN1 SN2। SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप होती है, ये 1 स्टेप होती है। ध्यान रखो जो बातें मिनिमम बता रहा हूं, SN1 2 स्टेप है और SN2 1 स्टेप है। जो 3 डिग्री जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है वो SN1 आसानी से देता है, और जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो SN2 आसानी से देता है। जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो SN2 आसानी से देता है। और जो 2 डिग्री वाला होता है वो दोनों दे सकता है। इतनी बात कम से कम आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अब जब सब बच्चे ध्यान दीजिए, अब जब इस बात को समझ लो, बहुत जल्दी से देखते जाए। ये टॉपिक आपने 12th लेवल पे पढ़ रखा है, इसलिए आपको अंदाजा है। आप देख रहे हैं बी आर हट रहा है, बी आर की जगह ओ एच आ रहा है। ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक, बी आर हट रहा है और बी आर की जगह ओ एच आ रहा है। बी आर की जगह ओ एच। मैंने आपको बताया जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। अगर आप देख पा रहे हैं, सब बच्चे बहुत ध्यान से देखना। पहले स्टेप में, जरा ध्यान दो, पहले स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा है। पहले स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा है, वो स्लो स्टेप है। आयनाइजेशन में कार्ब केटायन बनेगा, sp2 होगा और प्लेनर होगा। सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, वो कार्ब केटायन पे अटैक करेगा। ये आयनिक रिएक्शन है और फास्ट होगी। सबसे पहले मेन बात आप समझ जाओ, 2 स्टेप। फिर एक पॉइंट आप जानते हैं, अगर कोई रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होती है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और उसके अंदर जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसके हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर देते हैं। अगर आप देखें स्लो स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, तो मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कुछ नोट करना है, कुछ मार्क करना है, कर सकते हैं। एक चीज बताओ, कितने बच्चों को कार्ब केटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? कितने बच्चों को कार्ब केटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? कितने बच्चों को कार्ब केटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? जो सीक्वेंस मैंने आपको याद कराई है उन्हें ढंग से याद करें, बहुत काम आएंगी। अब आप एक बात समझ लो ध्यान से, SN1 रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन के ऊपर। जरा सब बच्चे समझो, डिपेंड करता है आयनाइजेशन के ऊपर। आप चाहो तो एक बात लिख सकते हो, जो भी फैक्टर आयनाइजेशन को फेवर करते हैं, जो भी फैक्टर आयनाइजेशन को फेवर करते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं। जो भी फैक्टर आयनाइजेशन को फेवर करते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं। जो भी फैक्टर आयनाइजेशन को फेवर करते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं। अब एक चीज बताओ, ये जो एल्काइल हैलाइड है आसानी से Br को छोड़ देगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? एल्काइल हैलाइड आसानी से Br माइनस को छोड़ देगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? बताइए, कौन बताएगा? या सिंपल शब्दों में कहता हूं, आयनाइजेशन आसानी से होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें।
कौन बच्चा बताएगा, हाथ खड़ा करे। बहुत कॉमन सी बात है, देख लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यशस्वी आप बताइए, यशस्वी निमी यस सर। आप बताइए। सर जब आयोनाइजेशन होने के बाद जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे टर्शरी कार्बोकेटाइन है, अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो बीआर को आसानी से छोड़ देगा, क्योंकि आयोनाइजेशन होने के बाद वो खुद को स्टेबल बना पा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। सिंपल सी यही बात है, सिंपल सी बात समझ लो। आयनाइजेशन होने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर वो कार्बोकेटाइन स्टेबल है, अगर वो कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो आसानी से Br- को छोड़ देगा। तो आप एक पॉइंट ये समझ लो कि कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 रिएक्शन उतनी आसानी से होगी। कार्बोकेटाइन आप लिख सकते हैं इस बात को, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आयनाइजेशन उतनी आसानी से होगा। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आयनाइजेशन उतनी आसानी से होगा। मींस SN1 रिएक्शन उतनी आसानी से होगी, मींस SN1 रिएक्शन उतनी आसानी से होगी। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, एक फैक्टर बताओ, जो पोलर सॉल्वेंट होंगे वो SN1 को फेवर करेंगे या SN2 को? पोलर पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करेंगे? आपको पता है कि पोलर सॉल्वेंट में आयनाइजेशन आसानी से होगा, पोलर सॉल्वेंट में आयनाइजेशन आसानी से होगा। जो भी फैक्टर, सारी बात समझ लो, जो भी फैक्टर आयनाइजेशन को फेवर करते हैं, जो भी फैक्टर आयनाइजेशन को फेवर करते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं। तो ध्यान रखना, पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं। क्या आप सब बच्चों को कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? जल्दी से एक बार कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के दिखाएं, जो मैंने मोटा मोटा बताया था। या कोई बच्चा सुनाना चाहे तो हाथ खड़ा करे। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर कोई बच्चा सुनाना चाहे तो हाथ खड़ा करे। हाँ जी बोलिए शीतल सिंह जी। So tricyclopropyl methyl, dicyclopropyl methyl, tropylium, triphenyl methyl, diphenyl methyl, phenyl methyl, बाकी सब बच्चे यहाँ से सुनो। alkyl. ट्राइफिनाइल मिथाइल सुनो, मतलब एरोमेटिक। हाँ बताओ बताओ।
ट्राइफिनाइल मिथाइल, डाइफिनाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल, एलाइल, देन एल्काइल, एल्काइल में भी टीएसपी, देन मिथाइल एंड देन विनाइल। आप मोटा मोटा समझ लो, सब बच्चे ध्यान रखना, सब बच्चे समझ लीजिए, जो आपने कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद कर रखा है वो आपको याद होना चाहिए। लास्ट में देखो मैंने मेन लिख दिया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल और लास्ट में विनाइल कार्ब कैटायन। ध्यान रखना, अगर कार्ब कैटायन सेकेंडरी कार्ब कैटायन से ज्यादा स्टेबल है तो वो SN1 रिएक्शन देगा। अगर कार्ब कैटायन सेकेंडरी कार्ब कैटायन से ज्यादा स्टेबल है तो वो SN1 रिएक्शन देगा। सेकेंडरी वाला दोनों दे सकता है। आप देखो जरा गौर कीजिए, SN2 के पास कितने कम ऑप्शन रह गए, प्राइमरी और मिथाइल। और आप जानते हैं जो विनाइल वाला है ना तो ये SN1 देता ना ये SN2 देता, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन आसानी से हटता ही नहीं है। तो कितना आसान हो गया, अगर कार्ब कैटायन सेकेंडरी कार्ब कैटायन से ज्यादा स्टेबल है, अगर कार्ब कैटायन सेकेंडरी कार्ब कैटायन से ज्यादा स्टेबल है तो वो SN1 रिएक्शन देता है। सब बच्चे याद रखेंगे, पोलर सॉल्वेंट SN1 को फेवर करते हैं क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में आयनाइजेशन आसानी से होता है। अब आ जाते हैं SN2 रिएक्शन पर। जैसा कि आप जानते हैं SN2 रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन है। इसमें मेन बात है बैक साइड से अटैक। इसमें मेन बात है बैक साइड से अटैक। बैक साइड से अटैक जितना आसानी से होता है, बैक साइड से अटैक जितना आसानी से होता है, SN2 रिएक्शन उतनी आसानी से होती है। मेन बात आप ये समझ लो, बैक साइड से अटैक जितनी आसानी से होता है, SN2 रिएक्शन उतनी आसानी से होती है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? तो आप ये समझ लो, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है तो इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन ये मिथाइल वाला ग्रुप देगा। ध्यान रखना, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर, अगर उस कार्बन पर या उसके साइड वाले कार्बन पर कोई बल्कियर ग्रुप जुड़ा है तो SN2 रिएक्शन की स्पीड बहुत तेजी से डिक्रीज करती है। इसमें एक बात और समझनी है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाता है, मतलब जहां से Cl गया है उसके अपोजिट साइड से OH आता है। सब बच्चे समझ लेना, SN2 के अंदर मेन पॉइंट है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन उल्टा हो जाता है, जिधर से Cl गया है उसके अपोजिट साइड से OH आता है। बोर्ड पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से।
आप देखो इस बार जो ये कार्बन है ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है। कैसे पता? इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। सब बच्चे ध्यान से देख लो, इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं sp2 प्लेनर बनेगा। sp2 प्लेनर, sp2 प्लेनर, और जब उस पे OH अटैक करेगा, ध्यान रखना जब प्लेनर स्ट्रक्चर के ऊपर कोई अटैक करेगा तो 50% चांस है कि वो ऊपर से अटैक कर सकता है, 50% चांस है वो नीचे से अटैक कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, 50% डेक्स्ट्रो कंपाउंड बनता है और 50% लीवो। 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो, इस चीज को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपटीशन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे में रेसिमिक मिक्सचर बनता है। सब बच्चे नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पॉइंट पर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक बात देख लीजिए, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन मैकेनिज्म को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। और जो अटैक कर रहा है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, और जो बाहर निकल गया दैट इज लिविंग ग्रुप। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, SN1 टर्शरी वाला सबसे फास्ट देगा और SN2 मिथाइल क्लोराइड सबसे फास्ट देगा। सब बच्चों को पता होना चाहिए। बता सकते हैं RF, RCl, RBr, RI में कौन SN1 फास्ट देगा, कौन SN2 फास्ट देगा? कोई बताएगा? RF, RCl, RBr, RI में कौन रिएक्शन फास्ट देगा? कौन SN1 फास्ट देगा, कौन SN2 फास्ट देगा? जल्दी बताइए, कौन SN1 फास्ट देगा, कौन SN2 फास्ट देगा? सब बच्चे बताइए। है कोई जो बता सकता हो? SN1 कौन फास्ट देगा, SN2 कौन फास्ट देगा? मैं सब बच्चों के आंसर पढ़ रहा हूं, ध्यान रखना। सब बच्चों के आंसर पढ़ रहा हूं ध्यान से। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ध्यान रखना। जो आई वाला है वो SN1 एंड SN2
दोनों फास्ट देगा। जो आई वाला है आयोडाइड, वो SN1 और SN2 दोनों फास्ट देगा। ये स्पेशली पॉइंट ध्यान रखना, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो जो आयोडाइड वाला है वो SN1 भी फास्ट देगा और SN2 भी फास्ट देगा, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो। जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान से सुन लीजिए। जो आई वाला है वो SN1 SN2 दोनों फास्ट देगा। क्या आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं? क्या आप ये रिएक्शन बता सकते हैं? कितने बच्चों ने कर लिया? आपको पता है SN2 है, SN2 है, तो एक बात समझ लो, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होगा। तो जिधर से Cl जा रहा है उसके अपोजिट साइड से OH आएगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? हाँ, इस केस में कह सकते हैं अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है तो 50% डेक्स्ट्रो बनेगा, 50% लीवो बनेगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है तो 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो। एक बार दोबारा से सब बच्चे रिफॉर्मेस का रिएक्शन लिख के दिखाएं। रिफॉर्मेस का रिएक्शन, क्या किसी बच्चे को याद है रिफॉर्मेस का रिएक्शन? सभी स्टूडेंट रिफॉर्मेस का रिएक्शन लिख के दिखाएं।
कितने बच्चों ने लिख दी थी 4 मैथ्स का रिएक्शन? सब बच्चे जल्दी से करके भेजो। कुछ बच्चों ने करके भेज दी इक्वेशन, वेरी गुड। जल्दी भेजी नहीं आप लोगों ने, कमाल कर दिया आप लोगों ने। जरा ध्यान दो, जब किसी, सब बच्चे सुने, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक और अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं, कुछ याद है क्या हुआ था? ओ ZnBr और इधर CH2COR। फिर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया था, इधर H इधर OH, ZnBrOH बाहर निकल गया था, यहां पर OH आ गया था। सब बच्चे एक मिनट ध्यान से देखो जरा। फिर CH3 CCH3, हमने क्या नाम दिया था इसको? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सब बच्चों को याद आ रही है इक्वेशन ये? जल्दी बोलो, सब बच्चों को इक्वेशन याद आ रही है? सब बच्चे ध्यान दें, अब इसका एक सिंपल सा फंडा समझ लो। सब कुछ था ना, समझ गए ना सारी बात? जिंक और अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये सब वो सब सीधा सीधा डायरेक्ट देखो आप, डायरेक्ट अल्फा बीटा, जैसे कि ये था
अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बताओ क्या करोगे? इतना टाइम कौन लगाएगा? सीधा सीधा अगर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए डराने के लिए, क्या करोगे बताओ? बताइए क्या करेंगे? अगर लिखा आ जाए क्या करोगे? डायरेक्ट करना सीख गए? डायरेक्ट कैसे करना है? सब बच्चे बोलो। जल्दी बताइए, डायरेक्ट करना समझ में आ गया? डायरेक्ट कैसे करना है? डायरेक्ट आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे फंडे पता होंगे, आपको इक्वेशंस आती होंगी। बस टाइम सेव हो सकता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जल्दी से रिएक्शन लिख के दिखाओ। HBO, HBZ, सब बच्चे ध्यान दें। HBO, HBZ, कॉल्बे रिएक्शन, सब बच्चे लिख के दिखाओ। विटिक रिएक्शन, सब बच्चे चारों इक्वेशन करके भेजें। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आप बातों को जल्दी कैच कर पाओगे।
आप में से किसी बच्चे को विटिक रिएक्शन याद है? विटिक शुरू की 3 तो सब बच्चे जानते होंगे। हाथ खड़ा करें, विटिक रिएक्शन। चलो जी, आस्था जी आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं। आस्था आप बताएं। आस्था कुछ बता सकते हो तो बताइए। विटिक रिएक्शन ये क्वेश्चन 12th में तो नहीं है, 12th में नहीं है, कंपटीशन में ही कराते हैं। कुछ याद आ रहा हो? सर एल्डिहाइड या कीटोन ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम लाइट के साथ एल्कीन और ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड देता है। ठीक है चलो, बट साक्षी आप बताओ। साक्षी बताइए। थोड़ा तेज बोले, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। थोड़ा तेज बोले। ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड सिस्टम में कन्वर्ट होता है। शीतल बेटा आप बताओ। सर ट्राइफेनाइल फॉस्फोरिन रिएजेंट होता है और डबल बॉन्ड O को डबल बॉन्ड CH2 में चेंज करता है। दोबारा बोले। सर रिएजेंट होता है ट्राइफेनाइल फॉस्फोरिन और ये डबल बॉन्ड O को डबल बॉन्ड CH2 में चेंज करता है। क्या होता है रिएजेंट? एक बार दोबारा सोच लीजिए, व्हाट इज रिएजेंट? सर ट्राइफेनाइल फॉस्फोरिन ही तो होता है। मिथाइलिन। मिथाइलिन ट्राइफेनाइल फॉस्फोरिन। मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन करता क्या है? डबल बॉन्डेड O को डबल बॉन्डेड CH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखो जरा, मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन, मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन, ध्यान रखना अच्छी रिएक्शन है। क्या बन जाएगा? ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, सुन लो ध्यान से। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, मिस्टेकन पॉइंट सुन लो। वो CO की जगह CH2 लगा देते हैं। CO की जगह नहीं आएगा, CO की जगह नहीं आएगा, डबल बॉन्डेड O की जगह CH2 आएगा। क्योंकि आपने जितनी भी इक्वेशन ऑर्गेनिक में पढ़ी है उसमें क्या होता है, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO कन्वर्ट नहीं होगा। यहां पर सब बच्चे ध्यान दें, CO कन्वर्ट नहीं होगा, डबल बॉन्डेड O CH2 में कन्वर्ट होगा। मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन करता क्या है? डबल बॉन्डेड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अभी हम नेक्स्ट वीक और इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी इसमें हम इनऑर्गेनिक भी कवर कर लेंगे। मीनवाइल आप लोग जितना अच्छा कर सकते हो कर लो, जितना अच्छा रिवाइज कर सकते हो कर लो। मैं किसी भी बच्चे से क्वेश्चन सुनना शुरू करूंगा, ध्यान रखना। आपका टेस्ट ओरली होगा, मैं ओरली आपसे ऑर्गेनिक पूछूंगा, ठीक है? फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपके पास टाइम है 1 वीक का। 1 वीक में जितनी चाहे मेहनत कर लो। फिर मैं आपसे ओरली 1 to 1 पूछूंगा क्वेश्चंस।